अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद अनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। कराची में सुबह सुबह मज़ेदार मौसम और बहुत ही मज़ेदार मौसम। सुबह सुबह फजर के टाइम बारिश, और फिर उसके बाद ऐसा मुझे लगा कि अगर ये बारिश ज़्यादा तेज़ हो गई तो फिर ये मसला हो जाएगा कि लाइव शो है कि अब तक गेस्ट मेरे आ सके या ना आ सके। फिर मैंने कोशिश, क्योंकि तबीयत भी थोड़ी सी मौसम की वजह से ख़राब चल रही थी एक दो दिन से, तो मैंने सोचा मौका अच्छा, छुट्टी हो जाएगी भाई। फिर जब चैनल पे जैसे कॉल की तो उन्होंने बताया कि ये सहूलत आप लोगों को मैसर नहीं है, आप लोगों ने आना और लाइव शो करना है, तो ये हमारी ड्यूटी है। पर मौसम इंजॉय किया, उसकी वजह से जब बाहर निकले तो अच्छा लगा, बहुत मज़े का मौसम था। और ये सिलसिला क्योंकि कल ही कहा था कि कल से बारिश होगी, कल खैर नहीं हुई बारिश, सुबह हुई है और वो भी प्रॉपर, कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुई पर कुछ इलाकों में हुई है। जैसे तारिक रोड की साइड अच्छी खासी बारिश हुई थी सुबह, पर कुछ इलाकों में नहीं हुई है। पर बारिश अगर अच्छी खासी होती है तो आप लोगों ने एहतियात करना है। जिस तरह से कराची की सूरत हाल ईद के दौरान बारिश में हुई है, अभी भी हो सकती है, तो आप लोगों ने एहतियात करनी है अपनी तरफ से। कोशिश करना है कि बाहर जब भी आप निकलें तो थोड़ा सा एहतियात के साथ जाएं, और इसी के साथ साथ जो आजकल सिंध कराची के जो हालात चल रहे हैं उस पर थोड़ी सी केयर करें बाहर निकलते वक्त, क्योंकि इस तरह के शर पसंद अनासर भी बाहर है जो इस टाइम फ़ायदा उठा के आपके साथ कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आप देखें कि कीमती जान भी जा चुकी है। जो ये एक हादसा हुआ जिसमें एक इंसान जो है बिलाल, उसकी डेथ हुई, और उसके बाद ये एक तरह से एक इस तरह का माहौल बना दिया गया कि दो कौमें आपस में लड़ रही हैं, और उसमें वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं जो उठाना चाहते हैं। तो कोशिश करें कि एक्स्ट्रा बाहर ऐसी जगहों पे ना जाएं, अपनी तरफ से केयर करें, फैमिली के साथ, औरतों के साथ बाहर ना जाएं, क्योंकि ऐसा भी नज़र आया, न्यूज़ भी आई कि फैमिली के साथ कोई गाड़ी में जाया था, उनके ऊपर भी हमला किया गया। तो अपने बच्चों और फैमिली को कोशिश करें कि जब तक बेहतरी नहीं आती है, कंट्रोल में नहीं होती सारी चीज़ें, तो इस तरह से बाहर ना निकलें। और फिर साथ साथ बारिश का भी है, और कराची के इलाके किस तरह से डूबते हैं और कराची के क्या हालात होते हैं वो भी आप K21 पे तो देखते रहते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती रहती हूँ। और ये वाली जो आज की सुबह की ड्यूटी है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि सुबह लाइव होते हैं, मॉर्निंग शो है। आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं, आप अगर हमसे बात करना चाहें तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये है, ये जो मौसम है ये बड़ा ख़तरनाक मौसम है, क्योंकि जैसे ही बारिश होती है ठंडा पानी आप पे पड़ता है, और उसके बाद दूसरे दिन जो कड़कती हुई धूप निकलती है और शदीद वाली गर्मी, और उसमें हम बाहर निकलते हैं, ये वो मौसम है जिस जो आपको करता है बीमार। तो इसमें आपने अपने खाने पीने की बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा ना पिएं जिसकी वजह से गला ख़राब हो, बुखार हो और ये सारी चीज़ें हो। तो थोड़ा सा अगर सेफ होके चलेंगे तो ये मौसम बड़ा अच्छे से आपका गुजर जाएगा। अच्छा जी, हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनको मैं वेलकम करती हूँ। सैयद रोशन अली, CEO यूनिवर्सल स्टेट एंड बिल्डर्स DHA कराची, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं वालेकुम, आप? अल्लाह का शुक्र। सुबह सुबह की बारिश का बताएं कि आप जब सुबह उठे तो आपकी तरफ बारिश थी कि नहीं थी? अब तो कराची का ये हो गया ना कि किसी इलाके में बारिश बहुत तेज है, किसी में हल्की सी रिमझिम है, और किसी में रिमझिम भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो आप अपना बताएं कि आपकी तरफ क्या सूरत हाल थी? देखें, हमारे तरफ बहुत अच्छा माशाल्लाह मौसम था। सुबह जब मैं उठा तो अच्छा। बारिशें हुई भी थी। घर में गार्डन में बड़ा हम्म। ग्रीन हुआ हुआ था हमारा गार्डन। क्या बात है। और बाहर जो है रोडों पे हल्की हल्की बारिश की फुहार जैसी पड़ी हुई थी, तो बड़ा अच्छा खुशगवार मौसम था, तो हमने उसको एंजॉय किया। मतलब अच्छा मौसम था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बारिश के टाइम, जो ईद के टाइम बारिश हुई थी पूरी रात, उस टाइम क्या सूरत हाल थी आपकी तरफ की? देखें, उस वक्त तो वो हशर था पानी का कि पानी इतना भरा हुआ था कि गाड़ियाँ चलाने के काबिल नहीं थी। नहीं थी। मैं स्पेशली बात करूंगा ईद के दूसरे दिन की। जी वही। ईद के दूसरे दिन इतनी बारिश थी कि अगर बड़ी गाड़ियां हैं ना वो भी नहीं चल सकती थी। हम्म। और फुल भरा हुआ था पूरा कराची, समझ लें कि पानी का मंजर पेश कर रहा था। हम्म। तो बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी जो सिटी गवर्नमेंट है उसने फौरी तौर पे जो है वो रोडों पे निकल आए, उनको हमने देखा भी और उन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया, बिल्कुल सिटी जी। गवर्नमेंट ने। अच्छा, तो अच्छा जी, साथ साथ एक चीज़ ये है कि हम लोगों का ये था, एक बड़ा अच्छा एक चीज़ नज़र आई कि मैंने एक चीज़ पढ़ी कि इस बार कराची की बारिश में ना कोई बर्गर ना कोई बंद कबाब, सभी एक जैसे हो गए। मतलब DHA भी डूबा।
आपकी तरफ का देखिए डिफेंस बीएचए डीएचए। में जो हमारे कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि फेज 8 तो नहीं डूबा। फेज 8 ही वही माशाल्लाह उन्होंने जो है ना हाँ इसके प्लानिंग के तहत बनाया है। हाँ। क्योंकि फेज 8 को इन्होंने जो डेवलप कर रहे थे, तो डेवलप करने से पहले इन्होंने 10-10 फीट ऊंचा किया है। जो उसका ग्राउंड था वो अब बेसमेंट कहलाता है। अच्छा। तो 10 फीट ऊंचा है, तो वहाँ बिल्कुल पानी नहीं आया। अलग लोगों की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, घर बने हुए हैं, बेसमेंट बने हुए हैं, उसमें पानी नहीं आया। हम्म। तो ये बड़ा अच्छी बात है। बल्कि मेरा ख्याल है कि जो टाउन प्लानर होते हैं उनको कभी भी कोई भी सोसाइटी या कोई भी ऐसी जगह आबाद करने से पहले उनको चाहिए कि नशेबी इलाकों को पहले से उसके अंदर ऐसा डेवलपमेंट का काम करें कि रोड को पहले ऊंचा करें। कम से कम कराची की कोई भी जगह अगर आप किसी को इजाज़त देते हैं बनाने की, डेवलप करने की, तो उसको कम से कम 10 फीट ऊंचा पहले उसकी भराई करें, डेवलपमेंट करें, उसके बाद उनको इजाज़त दें बनाने की। तो ये मसले आगे पैदा नहीं होंगे। ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद बहुत अच्छी माशाल्लाह। मैं तो कह रहा हूँ जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। क्योंकि वो हमारी आपकी तो एक ही बात है कि शुक्र अल्लाह का अदा शुक्र करना अल्लाह चाहिए। का। ईद तो पाकिस्तान में गुजरी? जी पाकिस्तान में बेटे गुजरी। को तो पाकिस्तान में नहीं गुजरी ना। बेटा में नहीं, एक बेटा मेरा जो है टर्की गया हुआ, दूसरा हाँ बेटा ऑस्ट्रेलिया चला गया, बेटी हाँ मेरी दुबई चली गई। तो हाँ। हम लोगों ने घर में एंजॉय किया आपने माशाल्लाह। घर में जी ईद जी जी। एंजॉय की, चले ठीक है। तो बारबेक्यू वगैरह वो सारा सिलसिला जो एक फैमिली के साथ होता है वो अभी हुआ है या अभी होना बाकी है? नहीं वो नहीं हुआ। उसमें ये हुआ कि हमने अपने घर में ही जो है ना अब कर, बल्कि वो लोग अब जब आएंगे उस वक्त हमने प्लान किया हुआ है कि उनके साथ बैठ के हम लोग बैठ के सेलिब्रेट फैमिली करेंगे के इंशाल्लाह। साथ ना, जी क्योंकि जी अच्छा लगता है कि आप यही एक ऐसे दिन होते हैं जब हम पूरी फैमिली सब एक साथ बैठते हैं और अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ गुजारते हैं, और ये लम्हे फिर याद रहते हैं और बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती हैं और बहुत सारी मोहब्बतें, इंसान में मोहब्बतें कायम होती हैं और बढ़ती हैं, बिल्कुल और बढ़ती इन है। मौकों को गंवाना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। अच्छा जी, अब हम आते हैं ये पेट्रोल और डीजल की जो रेट जब बढ़े तो सारी अशिया जो है उस पर रेट बढ़ गए। अब जब कमी आई है तो थोड़ा सा ये हम इस पे बात करते हैं कि जब पेट्रोल और डीजल के रेट पे कमी आती है तो चीजों के रेट में क्यों नहीं कमी आती, इसकी क्या वजह है? देखें ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि हमारी हुकूमत जो है ना वो जब वो रेट बढ़ाती है पेट्रोलियम मसनूआत की, तो उसके बाद जो है ना लोग जो है अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देते हैं। रोज़मर्रा की तकरीबन 30 से 35 अशिया ऐसी हैं जो कि फौरी तौर पे लोग उसके ऊपर प्राइस बढ़ा के उसको चेंज करते हैं कि भाई पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। अब जब पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं तो अब ये जो पुरानी जो प्राइजेस थी उसको वापस कौन लेकर आएगा? ये हमें चाहिए कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं वो कोई ऐसा इकदाम उठाएं कि भाई पेट्रोलियम मसनूआत जो है पहले के मुकाबले में कम हो गई, लिहाजा आपने जो रेट जो बढ़ाए थे, जैसे दूध हो गया या रोज़मर्रा की इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं उनको चीज़ें दोबारा उसको रिवर्स करें। अगर आपने उसके पेट्रोल के हिसाब से ही सब चीज़ों को चलाना है तो फिर आप दोबारा से उसको भी, जब पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो उन चीज़ों को भी आप कम करें। ये लोगों की डिमांड है। लोग ये कहते हैं कि अगर एक मरतबा चीज़ बढ़ जाती है फिर वो कम नहीं होती। और बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, ये तो फिर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ना कि एक चीज अगर रेट कम हुए हैं तो फिर हर चीज पे भी रेट कम होने चाहिए। जब पेट्रोल के रेट कम हुए हैं तो क्या हमारे पास ऐसे कोई फैसिलिटीज नहीं है, ऐसे इदारे नहीं है, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि ये चेक किया जाए कि आया रेट उस टाइम पे बढ़े थे क्योंकि पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े थे, अब कम हुए हैं तो अब इन चीज़ों के भी रेट कम होने चाहिए, या फिर जो जिस तरह से चल पड़ा जिसको जितना प्रॉफिट हो रहा है बस आप यानी करते रहे, बट पूछने वाला कोई नहीं। असल में इस वक्त क्या है कि लोग जो है ना बस अब हुकूमत जो है ना वो सोचती है किसी तरीके से बस हमारी भी इज्जत बच जाए, कि हमारा भी काम चल जाए। अब हुकूमत एक हद तक तो करती है, हालांकि जिम्मेदारी खालिदतन ये गवर्नमेंट की है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों को, जाहिर है ये तो रोज़मर्रा की चीज़ें लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे गरीब है या अमीर है, उनको तो इन चीज़ों में रिलीफ चाहिए ही चाहिए ना, अगर पेट्रोलियम मसनूआत अगर कम हुई है। मगर ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो हमारे वहाब मुर्तज़ा साहब जो हैं ये अच्छा काम कर रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है कि शायद वो इतने बड़े मसले में पड़ना नहीं चाह रहे। हालांकि चाहें तो वो कर सकते हैं कि पेट्रोल के साथ उन चीज़ों को कम करें तो आवाम को भी रिलीफ मिलेगा। जो आपने बढ़ा दिया वो तो नाजायज़ हो गया ना, कि अगर अब पेट्रोल की कीमतें कम हो गई फिर भी आपकी कीमतें बढ़ी हुई हैं, तो उसको थोड़ा सा ये लोग अगर कंसीडर कर लेंगे तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं वो इसके ऊपर कोई एक्शन लें तो ये चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। ठीक है जी, और इंशाल्लाह ज़रूर कंट्रोल होंगी। और हमारे यहाँ पेट्रोल के रेट बढ़ते ही हम लोग शोर में चाह रहे थे कि रेट बढ़ गए, अब जब कम हुए तो कोई तारीफ नहीं कर रहा। तारीफ करें भाई, कोई स्टेटस लगाएं कुछ। सोशल मीडिया पे जब आप नेगेटिव चीज़ें इतनी एक्टिव कर देते हैं कि कुछ भी होता है आप नेगेटिव बोलना शुरू करते हैं, तो पॉजिटिव चीज़ों के लिए भी तो बोलना चाहिए। क्या कहते हैं आप? मैंने तो नहीं देखा किसी ने अच्छी कोई पोस्ट की हो कि रेट कम हो गया।
वरना जैसे ही बढ़ते हैं तो वो पहले से ही 2 दिन पहले ही कहना शुरू कर देते हैं कि बस अब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है। यानी ये तो बहुत अच्छी बात है कि कम अज़ कम गवर्नमेंट ने जो हमको जो रिलीफ दिया है इस वक्त, चाहे वो 18 रुपये पेट्रोल की मद में दिया है, डीजल की मद में दिया है, बहुत अच्छी बात है। जहाँ पर अगर तारीफ़ की बात है तो तारीफ़ भी उनको करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही किया है ना, पैसे भी उन्होंने बढ़ाए थे और रेट भी उन्होंने ही कम किए, तो उसकी तारीफ़ जहाँ बनती है उनको तारीफ़ करनी भी चाहिए। मगर मैं एक चीज़ जो ना बड़ी बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि इसका हल क्या है, ये हम लोग कभी कर्जे से निजात पा सकेंगे। देखें अभी होता क्या है कि जितनी हुकूमतें, माजरत के साथ जितनी हुकूमतें पाकिस्तान में आई हैं, उनका दावा ये होता है कि हम आने के बाद जो है ना आप लोगों को रिलीफ देंगे। मेरा ख्याल है वो सब लोग गलत बयानी करते हैं, क्योंकि देखें मैं नहीं समझता कि ये लोग कभी भी जो है ना हमको तरक्की की तरफ लेके जा सकते हैं या तरक्की हमको दे सकते हैं या हमारे लिए कोई अच्छे इकदाम उठा सकते हैं, इनके हाथ में नहीं रहा। अब ये लोग कर्जे के ऐसे भंवर में फंस चुके हैं कि वहाँ से पहले निकलेंगे तो उसके बाद तरक्की का सोचेंगे। अगर कोई भी हुक्मरानी शख्सियत अगर हमें आकर बोलती है कि हम जो है आपको रिलीफ देंगे, तरक्याती काम करेंगे, हम आपका जो है ना आपके साथ हम भलाई वाला काम करेंगे, आपको हर तरीके से आपके लिए सहूलत में असर करेंगे, मैं समझता हूँ ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सबसे पहले ये कि हमने जो आगाज़ जो इस काम का किया है ना, जो कि जिस चीज़ के लिए हमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि भाई ये काम नहीं करो, हमने आगाज़ ही वहीं से किया है। हमने कर्जे से तो आगाज़ किया है। कर्जा अल्लाह को पसंद नहीं है, और वो भी कर्जा सूद वाला कर्जा। सूद तो अल्लाह ताला को पसंद ही नहीं है। और आप मुझे बता दें दुनिया के अंदर किस आदमी ने सूद लेके अपनी तरक्की की है? जिसने सूद लिया है उसका बेड़ा गर्क हुआ है। अब हम 1958 से जो है ना कर्जा लिए चले जा रहे हैं, और ये मुल्क फिर भी अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की हुई है। हमें चाहिए कि आज भी मैं मतलब अपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि वो अब ऐसा कोई इकदाम उठाएं कि हमें कर्जे से निजात अता फरमाए। हम कर्जे से निकलेंगे तो हम तरक्की की तरफ सोचेंगे। अगर कोई ये समझता है कि हम ये बज़ाहिर जो है ना रोड बना दी, हॉस्पिटल बना दिया, पार्क बना दिया, कोई तरक्याती काम कर लिया, और तरक्की नहीं है। वो आप जो है ना IMF से जो कर्जा ले रहे हो उसी में से आप लोग सारे काम निपटाते हुए ये तरक्की तरक्की ये कि आपने जो बच्चा जो बड़ा बूढ़ा पाकिस्तानी, एक पाकिस्तानी जितने का कर्जदार है, अगर उसका कर्जा कम होना शुरू हो जाए, और वो कर्जा कम होने का नाम तरक्की है। तरक्की रोड बनाने का नाम तरक्की नहीं है, हॉस्पिटल बनाने का नाम तरक्की नहीं, हर हुकूमत के आते ही कर्जा बढ़ रहा है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना कि इमरान खान साहब के भी दौर में कर्जा बढ़ा। अच्छा खासा। अच्छा, फिर वो इससे पहले नून लीग की हुकूमत थी, उसमें भी कर्जा बढ़ा। उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसमें भी कर्जा बढ़ा। सबसे ज्यादा कर्जा जो है PTI के दौर में बढ़ा। और मैं समझता हूँ अब जो मौजूदा हुकूमत है, शोर भी वही कर रहे हैं। कर्जा भी बढ़ा और शोर भी वही कर रहे हैं। उसमें एक वो अपना एक वो मुद्दा बयान करते हैं कि भाई उस वक्त जो है ना वो 130 रुपये डॉलर था, फिर उसके बाद 180 का डॉलर हो गया, तो 50 रुपये का जो फ़र्क आया है, तो उसकी डिवेल्यूशन की वजह से भी उनके कर्जे में इजाफा हुआ है। तो मैं समझता हूँ वो इजाफा तो हर दौर में हुआ है, क्योंकि जिनकी भी हम बात कर रहे हैं उन सबके दौर में जो है वो डिवेल्यूशन का कर्जे का जो है ना बोझ तो आया है। मगर चलें वो सब कुछ है, ये सब चीज़ें भी तो आपको ही मैनेज करनी है जो भी हुकूमत आती है। अब जो ये जो हुकूमत मौजूदा हुकूमत है, मैं समझता हूँ कि अब जब ये जाएंगे, ये तारीख का सबसे बड़ा कर्जा होगा जो कि पाकिस्तानियों के ऊपर पड़ेगा भी। जो रोज़मर्रा की जो जो मतलब ये देखें 3 महीने के अंदर 100 रुपये का पेट्रोल बढ़ जाना, ये तो कभी ज़िंदगी में भी नहीं हुआ। और अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो एक वक्त आएगा कि ये तो 100 रुपये आज एक रील डल गई है, तो कभी ज़रा सा बहरान आएगा, क्योंकि IMF तो आपका गला दबाएगा, तो फिर आपका ये कर्जा 100 रुपये से जो है ना 200 रुपये हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि हम लोग कहाँ जाके खड़े होंगे। हम ऐसा ना हो कि हम लोग लाइनों में 1-1 किलो जो है ना अपना अनाज खरीदने के लिए खड़े हों, अल्लाह ना करे, क्योंकि ये ऐसी वक्त आ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि वो श्रीलंका वाली बात दोबारा करूं, क्योंकि सबको पता है, मगर हम तो अल्लाह से डर के बात कर रहे हैं कि अल्लाह पाक अपनी ज़मान में रखना, सबको हमारी हिफाजत करना, हमारे इतने लोगों की हिफाजत करना। लोग जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, आप जाएं उनके घरों पे, उनके हालात देखें, आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। देखें वो बोल नहीं सकते, किसी को कहीं आवाज़ नहीं उठा सकते, वो किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं आपको अंदाज़ा नहीं है। लोग पड़ोस से एक प्लेट जो है ना सालन मंगवा के सब लोग बैठ के उसमें खाना खा रहे होते हैं, ऐसे भी इलाके हैं यहाँ पर। और फिर यहाँ ऐसे हमारी तंजीमें जो कि लोगों को खाना प्रोवाइड कर रही हैं,
तो कितनी उसके बावजूद कुछ भी कर ले, जब तक आपका कर्जा ख़त्म नहीं होगा, ये कर्जे हटना नहीं है, ये इंटरेस्ट वाला कर्जा है। जब तक कर्जे से आप जान नहीं छुड़ाएंगे, आप तरक्की की तरफ नहीं जा सकते। लाख ये जितने भी पॉलिटिशियन आके इसकी तकरीरें करें कि हम तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, मैं एक बात ये देखता हूँ कि इतना बड़ा मसला कर्जे का हमारे मुल्क पे है, कोई सियासतदान हमारे कर्जे की बात नहीं करता। आप बताएं, जितने भी टीवी शो हो रहे होते हैं, कोई कर्जे की बात करता है? सब ये करते हैं कि ये हो जाएगा, ये आएंगे तो ये कर देंगे, ये आएंगे तो ये कर देंगे, मगर कोई कर्जे की जो बुनियादी जो चीज है ना, बुनियादी जो गलती है, उसके ऊपर कोई नजरसानी कर ही नहीं रहा है। और मेरा ख्याल में एक ही इदारा है जो इसको इंशाल्लाह मेरे जहन में है कि वही आके इसको सही करेगा, कभी भी करे मगर करेंगे वही, वो अफवाज पाकिस्तान जो है ना, वो इंशाल्लाह इसको बहुत गहरी नज़र रखते हैं वो लोग, और वो इंशाल्लाह देख रहे हैं इसको, मगर वो इसको डूबता हुआ तो नहीं देखेंगे मुल्क को। वो तो मुआफिज है हमारे मुल्क के, और वो एक वक्त आप देखिएगा कि वो इंशाल्लाह इसके ऊपर कोई ना कोई कदम उठाएंगे, कोई इस तरीके से कोई हिकमत अमली बनाएंगे कि हमारा मुल्क जो है ना इस बहरान से निकलेगा, हमें कर्ज से निजात भी ये लोग दिलाएंगे। हमें सिर्फ अल्लाह रसूल के बाद जो भरोसा रह गया ना, वो सिर्फ हमारी अफवाज पाकिस्तान पे रह गया। बिल्कुल जी। अच्छा जी, महंगाई पे थोड़ी सी बात करेंगे आप, क्योंकि जो आपका बिजनेस है उस हवाले से अगर आप बात करें तो मुझे ये बताएं कि अब जो सूरत हाल है, रिसेंट जो सूरत हाल है, तो आपके बिजनेस पे कितना फर्क पड़ा या फिर अब कुछ बेहतरी की तरफ जा रहा है? देखें, बेहतरी तो भूल जाएं, तरक्की भी भूल जाएं, ठीक, ये तो एक मजाक बन गया आपकी तरक्की और बेहतरी ना। अब सिर्फ ये है कि एक छोटी सी एक नाकिस सी एक राय देना चाहता हूँ कि जो छोटा मोटा जो भी हम लोग जो पैसा प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो पैसा जनरेट कर सकते हैं, जो इंडस्ट्री चल रही है उसको खुदारा चलने दें। जो ताजिर बिरादरी जो है वो बड़ी मुश्किल से, आपको पता है कोई भी इंसान अपना कारोबार जब सेट करता है तो उसको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, पूरा एक सेटअप बनाना पड़ता है, फिर लोगों को सेट करना पड़ता है, फिर उसके बाद एक अचानक आप ऐसी कोई बात कर देते हैं कि वो लोगों को अपना कारोबार बंद करना पड़ता है। तो उस तरफ ना लेके जाएं, रिलीफ दें। हर दुनिया में हर जगह रिलीफ मिलता है, चाहे आप कर्जा भी ले रहे हैं फिर भी आप जिनसे पैसे जनरेट कर रहे हैं उनका तो गला ना दबाओ। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि जो लोग टैक्स पेयर हैं वो तो मुहिब्बे वतन है, वो तो टैक्स दे रहे हैं। अच्छा, जो टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर मजीद टैक्स का बोझ डाला जा रहा है, क्यों? जो टैक्स नहीं दे रहा वो तो इस चीज से मुबर रहा है, उससे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा। तो मेरा ख्याल में उनका भी बोझ जो है ना, जो टैक्स पे कर रहे हैं उनके ऊपर डाला जा रहा है। आप मुझे बताएं, जब इस किस्म की ज्यादतियां जब होंगी एक ताजिर बिरादरी के साथ, एक टैक्स पेयर के साथ, मुहिब्बे वतन के साथ, तो वो क्या करेगा? तो वो क्या इस मुल्क में रहना पसंद करेगा दोबारा? उसके पास तो वसाइल हैं, वो जा सकता है बाहर, मगर वो इस मुल्क की खिदमत कर रहा है, तो आप उसको सहारा दें, उसके साथ बैठे हैं, उसको अपने काबीना में शामिल करें। अब कल हमारे जो रियल एस्टेट एसोसिएशन जो है हमारी डिफेंस क्लिफ्टन की, वहाँ पर जो है उन्होंने एक इजलास बुलाया हुआ था। अच्छा। वो भी ये चाह रहे थे कि भाई बैठ के हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे कि हमारे कारोबार जो है उसको किसी तरीके से खोलें ये लोग। इन्होंने जिस तरीके से टैक्स, ये असल में आके ये सोचते नहीं है कि किसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये सिर्फ टैक्स लगा देते हैं। टैक्स हल नहीं है। आपको टैक्स जो आप जिस तरीके से टैक्स के जरिए जो पैसे आप अर्न कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा पैसे आप ज्यादा अर्न कर सकते हैं अगर लोगों का कारोबार चल रहा होगा। हाँ, आप उनको मौके दें, काम करने के मौके दें, वो करेंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह देखें, एक तो आपको दुआएं मिलेंगी कि उनके साथ जो करोड़ों लोगों का जो रोजगार है वो सब भी खुश होंगे कि उनके घर में चूल्हे जलेंगे, आपको दुआएं मिलेंगी। देखें, आपकी भी इज्जत बचेगी, ये मुल्क भी बचेगा। मगर अगर आप दानिश्ता तौर पे ये सब कुछ कर रहे हैं, आपकी नॉलेज में है, मैं तो इतना ज़्यादा अक्लमंद भी नहीं हूँ, फिर भी मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि भाई कम अज़ कम कर्जे से निजात अता फरमाएं। और आप लोग इतने बड़े बड़े जगहों पे बैठ के जो फैसले कर रहे हैं, गलत फैसले कर रहे हैं। गलत फैसले इन द सेंस कि आप जो है ना, वो जो कारोबार चल रहा है उसका कारोबार बंद कर रहे हैं। उसको तो आप ऐसी फैसिलिटीज दें कि उसके अंदर वो मजीद जो ना वो इंडस्ट्री को बढ़ाए, अपने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाए। आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की जगह वो उनको खत्म कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, अगर आप भी बिजनेस कर रही होंगी, अगर आपके साथ ये सारे मसले आ जाएंगे कि बिजली का बिल इतना आएगा, टैक्स इतना आएगा, रात को इतना बिल आएगा, फिर लोग आपके साथ अगर 100-200 लोग जुड़े हुए होंगे तो आप एक वक्त आके आप भी चिढ़ जाएंगी कि मैं सोचती हूँ कि इसको बंद ही कर दूं। हाँ, क्योंकि ये टेंशन ही है, कोई फायदा तो नजर नहीं आ रहा। देखिए, आदमी कारोबार करता है तो कारोबारी आदमी को आप ये मत समझें कि वो बहुत सुकून से बैठा हुआ है, सो रहा है, उसको कोई काम नहीं है। उसने टेंशन ली है, वो टेंशन इसलिए ली है कि पता नहीं कितने लोगों के घर चल रहे हैं, फिर वो अपनी भी उम्मीद करता है कि मैं भी इसमें पैसे कमाऊंगा।
तो आप उसको कमाने के भी रास्ते बंद कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि उनकी जो रोजगार चल रहा है वो भी चलता रहे, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। आपको नहीं पता है इसका इफेक्ट जो है ना, अगर यही चीज़ इन्होंने अगर ये टैक्स वापस नहीं लिए तो आप देखिएगा कि 2-4 महीने के बाद यहाँ पे बेरोजगारी इतनी हो जाएगी, फिर इसकी वजह से यहाँ पे रोड पे क्राइम, वो जो रोड क्राइम होते हैं ना, वो बहुत बढ़ जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अब जिस तरह से सूरत हाल है और खुद भी हम लोग खुद भी लोगों को देख रहे हैं। खैर, ब्रेक का टाइम आ गया, इस सवाल को मैं ब्रेक से वापस आके आपसे करती हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम सवाल करने लगते हैं और लाइव शो है तो ब्रेक आ जाती है, फिर कहीं भी नहीं जाते, फिर हम सीधा जाते ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर बात को जारी रखते हैं। बढ़ जाती है वो। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। टेढ़ी टेढ़ी आंखों से इधर उधर भी अपने आप को भी देखती हूँ। अच्छा, ये होता है आपको ना कि जब आप अपने आप को खुद कहीं नजर आ रहे हो तो फिर आपकी आंखें वहां जाती है कि अपने आप को देखें कि आप कैसे लग रहे हो, और आप जब बहुत अच्छे से तैयार होते हो मिरर में बार बार अपने आप को देखते हो कि आप कैसे लग रहे हो। अब जैसे मेरे सामने एक टीवी है जिस पे मुझे नज़र आ रहा है कि मैं हूँ, तो मैं अपने आप को देख रही हूँ कि मैं कैसे लगती हूँ। तो इसी तरह इंसान को सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं देखनी चाहिए, आप अंदर से कैसे हो कभी ये गौर ज़रूर कीजिएगा, तो बेहतरी आएगी कि अंदर से हम कैसे, हम लोगों के साथ कैसे रिश्ता और सिलसिला रखते हैं। अच्छा जी, आपकी तरफ आती हूँ, बात क्या हो रही थी? बातें बहुत होती है और फिर बातें भूल जाती है। ये बताएं, भूलने वाला सिलसिला कुछ आपके साथ भी है कि अक्सर बात करते हुए भूल जाए, अक्सर कुछ कोई चीज रख के भूल जाए, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं आपके साथ? देखें, अब तो शुरू हो गई है या ये चीज़ें। या वो नहीं, ये एज वाली बात नहीं है ना, अच्छा। ऐसे ना करे, जुल्म हो जाएगा ये बहुत बड़ा। ये मेरे हाल से हालात इस तरह के कि बहुत सारी चीजें जहन में चल रही होती है। अब देखिए, महंगाई, पेट्रोल के रेट ना बढ़ जाए, लाइट के इशू, सड़कों के इशू, गर्मी का इशू, मतलब 10,000 इशू है ना, उसकी वजह से आप टेंशन में, डिप्रेशन में होते हैं, तो फिर आपका जहन उस तरह काम नहीं करता। इसको पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं, एज में नहीं नहीं जाते। नहीं, आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। क्योंकि जहन में जब इतनी चीजें होती है तो फिर आप कहीं ना कहीं भूलने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। देखें, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ, बेचारे वो जाना कहीं होता है, चले कहीं जाते हैं। हाँ, ऐसा है। मतलब एक साहब से पूछा कि भाई वो उनको जाना था किसी अपने रिश्तेदार के हाँ, घर, अपनी बहन के घर जाना था, हाँ, वो भाई के घर चले गए। चलो जी। वो फिर पूछा भी क्या हो रहा है, अच्छा, फिर कब रोड पे जब चलते हैं तो वो कभी किसी मोटरसाइकिल वाले से कोई टक्कर हो जाती है तो उसको पकड़ते, तो वो बोलता था माफ़ करना, वो मैं कुछ और सोच रहा था। हाँ, तो लोग असल में इतनी जहनी टेंशन में, जहनी परेशानी में मुब्तला हैं, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं है कि देखें, जिसके ऊपर बीत रही होती है उसको ज़्यादा मालूम उसको होता है। ज्यादा पता होता है। उसको पता है कि मैंने बिजली का बिल भरना ही भरना है, मुझे गैस का बिल भरना है, बिजली कट गई तो मेरे वालिद साहब अगर घर में बीमार है, वालदा बीमार है, तो उनका वो उनको कौन केयर करेगा। बिल्कुल, अब अगर जो बिजली का बिल है ना, वो तो समझ ले कि उसकी तो माफ़ी है ही नहीं। बिल्कुल अल्लाह नहीं तो है। माफ़ कर देगा हर चीज़, मगर ये लोग माफ़ नहीं करेंगे, इन्होंने बिजली काटनी काटनी है। अच्छा, जब बिल्कुल, बिजली कट गई, क्या बात आप आप कही। मुझे बताएं कि जब बिजली कट गई तो घर में जो लोग बीमार हैं उनको कौन देखभाल करेगा। अच्छा, सही। इनको उससे कोई सरोकार नहीं है। अच्छा, ये सब हाजी नमाजी परहेजगार हैं, मगर बिजली काटने में बिल्कुल देर नहीं करेंगे। इनको इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर बिजली कट गई, कोई घर में बीमार है तो उसको कोई तकलीफ होगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, सुनने के लिए भी तैयार नहीं। असल में वो समझते हैं कि अल्लाह मियाँ की तरफ से कोई हुक्मनामा जारी हो गया ना, तो बस उसके ऊपर आपको अमल करना ही करना है। ये बिजली का बिल भी हुक्मनामा, मैं समझता हूँ अल्लाह की तरफ से जैसे हुक्मनामा आता है ना, उस तरीके का है। नहीं, पर हम लोग आज इस पे भी जरूर बात करना चाहेंगे। आवाम के साथ बड़ी नाइंसाफी है कि अगर बिल ओवर बिलिंग होती है और हम लोग जाते हैं अगर तो वो लोग हमारी बात नहीं सुनते हुए कहते हैं इस बार आप पे कर दें, अगली बार देखा जाएगा। तो हुकूमत को कुछ इस तरह की चीजें नहीं शुरू करनी चाहिए और कंपनियों को भी इजाजत दें कि वो भी यहाँ पे अपने जो है ये लाइट जो है वो बिजली जो है वो उनकी भी कंपनियां हों। अगर हमें के इलेक्ट्रिक समझ नहीं आ रहा तो हम किसी और से, इस तरह से जब कंपटीशन होगा तो बेहतरी आएगी और चीजें अच्छी होंगी। होना तो ऐसे ही चाहिए, मतलब होना तो ऐसे हुकूमत ही को चाहिए। इस पे भी जरूर काम करना चाहिए कि अगर हमारे पास ऑप्शन होगा ना कि आया
ये ठीक नहीं है, कंपनी के इलेक्ट्रिक अगर ठीक नहीं है तो यहाँ से हमें अच्छा ही इनके यूनिट हमें सही पड़ रहे हैं, इनकी लाइट हमें प्रॉपर मिलती है, वोल्टेज सही होते हैं, ज्यादा बिलिंग ओवर बिलिंग भी नहीं होती है, हर चीज होती है। तो अगर इस पे भी हुकूमत काम करे, सिर्फ हुकूमत इस पे काम ना करे कि पेट्रोल के रेट बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, लंबी लंबी तकरीरें, तकरीरों में आके आप दूसरे के ऊपर बातें करें, या दूसरे जो सियासतदान अब चला गया है, अब वो नई इक़्तिदार में, आप उसके वीक पॉइंट बताएं या उसका मजाक उड़ाएं या इस तरह की एक्टिविटी करे, जो कि मेरे हाल से अवाम ये बातें नहीं सुनना चाहती, अवाम काम देखना चाहती है। अगर आप अवाम के लिए ये करें, क्योंकि इस टाइम मुझे लगता है सबसे ज्यादा अवाम जो है वो लाइट के मसले से जो है ना वो दो चार है, उनके बिलिंग से, और ये जो नाइंसाफी होती है कि कभी भी ओवर बिलिंग हो जाती है और आप वहां जाओ तो आपके सुनने वाला वहां पे कोई भी नहीं है। क्या कहेंगे इस पे? देखें, अब तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत भी महदूद हो गई है। हाँ। हुकूमत को पता चल गया है कि अब ये हर तरीके से पैसे निकालने का हमने सोच लिया आवाम से। अब आवाम के पास एक ही रास्ता है, क्योंकि अब वो एकोमोडेशन पहले वाली नहीं है कि मच्छरदानी लगा के आप सो जाएं और आपको नींद आ जाएगी। अब ऐसा नहीं है। अब तो लोगों ने अपने शहरी लिहाज से जो घर बनाए उसमें रह रहे हैं। अब उसमें उनको बिजली की ज़रूरत है, हर सूरत में ज़रूरत है बिजली की। चलें, आप एसी नहीं चलाते, पंखा तो चाहिए ही चाहिए आपको। अगर उसके बावजूद अब गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया कि बिजली में जितने भी टैक्सेस हैं ना, बिजली के मद में डाल दें और बिजली का बिल भेज दें। अच्छा, बिजली का बिल जिनके यहाँ 2,000, 3,000, 5,000 का आता था, वो भी आज 10,000, 15,000 रुपये का आता है। अब घर में कमाने वाला एक है, अगर वो आके सिर्फ बिजली का बिल भरेगा तो वो खा पी नहीं सकता, घर के मामलात नहीं चला सकता, किराया नहीं दे सकता। और इनमें यकीन माने, एनी में बताऊं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घर में बेटा नहीं है, बेटियां हैं। अच्छा, घर में कोई अच्छा उनके जो वालिद साहब उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ना करे किसी का हो गया हो, तो ऐसे लोग हैं। अच्छा, अब बिल्कुल। उनकी बेटियां जो है ना वो मजबूरन घर से बाहर निकलती हैं। अच्छा, वो बेचारी अपने तौर पे कोशिश करती है कि मैं अच्छी लगूं, कहीं पे जॉब मुझे मिल जाए और लोग माशरे में मुझे कबूल कर लें, मगर माशरे में भी फिर खराबियां पैदा हो जाती हैं। अब मुझे पता है उन लोगों को सपोर्ट कौन करेगा। तो ये गवर्नमेंट को अगर लॉन्ग टर्म चलना है, गवर्नमेंट को अल्लाह के हुजूर पेश होना है, गवर्नमेंट को अगर किसी वजह से अगर कोई खौफ खुदा उनके अंदर बाकी है, तो कुछ ऐसा बनाए कि बेवा के लिए कोई एक ऐसा रिलीफ दे दें कि बेवा है, उनके घर में कोई नहीं है, बेटा नहीं है, बेवा या बेटा 20-18 साल से छोटा है, तो उसको कोई अलग से प्लान बनाए कि उसको अलग रिलीफ दें। तो इससे देखें अल्लाह भी खुश होगा। अच्छा, हमारे यहाँ कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनती, यहाँ पर हर किसी के लिए एक ही पॉलिसी है, जो टैक्स दे रहा है उसके ऊपर ज्यादा टैक्स डाल दो, जो नहीं दे रहा उसे नहीं लो, उसको क्योंकि उनके बस में नहीं लेना। अच्छा, जो बेवा है उसका कोई सोचता नहीं है। हमारे यहाँ गुर्बत की लकीर से नीचे बहुत लोग हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। मैं चाहता हूँ उनके लिए उनकी दुआएं समेट लें, उनकी दुआओं से हो सकता है अल्लाह पाक इस मुल्क को सीधा कर दे। आप उस तरफ भी सोचें, आप सिर्फ ये मत सोचें कि बस आपने अपनी हुकूमत कैसे चलानी है। और आईएमएफ का कर्जा, मैं समझता हूँ जितने लोग टैक्स दे रहे हैं ना, ये सारा का सारा टैक्स का जो पैसा है ना, ये आईएमएफ का कर्जा नहीं उतारता है, बल्कि आईएमएफ की जो किस्त आती है ना कर्जे की, सूद की जो किस्त होती है, उसमें चला जाता है। तो हम लोग को क्या कर रहे हैं, हम लोग मतलब एक एक इंसान जो इतनी मेहनत करके कुछ कमा रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है, पैसा सारा सूद में जा रहा है। तो सबसे पहले कर्जे को ख़त्म करें, कर्जे से निजात मिलेगी तो फिर हम तरक्की का सोचेंगे। इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, इस मुल्क में ने हमको बहुत कुछ दिया है, ये भी अल्लाह का एहसान है कि इस मुल्क ने इन हालात में भी हमको बहुत अच्छा रखा हुआ है, हमारी सफ़ेद पोशी कायम रखी हुई है। अब यकीन माने जो जो पहले अपने आप को कहते थे ना हम थोड़े से मिडिल क्लास हैं या अपर क्लास हैं, अब अपर क्लास वालों ने भी अपना हाथ खींच लिया है। उनकी भी चीज़ें बिक नहीं रही हैं, पैसा उनके हाथ में नहीं है, वो भी परेशान है, मगर उनको अपनी सफ़ेद पोशी भी कायम रखनी है, वो बताते नहीं है किसी को। अब लोगों ने अपने नौकरों को निकालना शुरू कर दिया घर से, अब घर में उनकी औरतों ने खुद काम करना शुरू कर दिया। अच्छी बातें करें, मगर जिनका रोजगार लगा हुआ उसको भी लगे रहने दें। ऐसे हालात ना पैदा करें कि लोग बेरोजगारी हमारे मुआशरे में फैले ना। अच्छा, एक बात आपने बहुत अच्छी की कि महंगाई की वजह से अगर खुदा ना खास्ता किसी के घर में अगर मर्द नहीं है और वहाँ की औरतें बाहर निकलती हैं तो वाकई मुश्किलात बहुत है। ये मतलब यहाँ का माहौल क्या है? अगर पाकिस्तान के माहौल की अगर आप बात करें, जब औरत घर से बाहर निकलती है, चाहे वो कम उम्र लड़की हो, चाहे वो बच्ची हो या एक मैच्योर औरत हो, वो जब निकलती है बाहर जॉब के लिए, कमाने के लिए, तो उनको किन किन नज़रों का सामना करना पड़ता है। वो जब घर से निकलती है वहाँ से लेके अपने ऑफिस तक, और फिर ऑफिस में नज़रों के साथ बातों का जितना सामना उसको करना पड़ता है वो बड़ा मुश्किल होता है। और फिर
हमारी कुछ क्या कहते हैं कि हमारी कुछ बेस इस तरह की नहीं बनी हुई है कि हम इन नज़रों को किस तरह से फेस करें, हम किस तरह से हिम्मत से इन बातों को सुन के जब्त करें और आगे चलते रहें, क्योंकि हमें काम करना है, क्योंकि हम शुरू से अपने घर, अपनी एजुकेशन या इस सिस्टम में रहते हैं। जब एकदम से कोई वजन आप पे आके पड़ता है और आपको बाहर निकलना पड़ता है, फिर आपको बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ता है और बहुत सारी बातें फेस करनी पड़ती हैं। कुछ लोग उनको फेस करके बड़े हिम्मत वाली औरतें भी हैं जो बहुत हिम्मत से काम लेती हैं और उनको फर्क नहीं पड़ता, और कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो ऐसी बातें सुनने के बाद टूट जाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं। ऐसा भी तो है ना, बहुत है, बहुत है। क्योंकि हर जुबान है, कोई भी कुछ भी कह सकता है। क्योंकि पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि जो बाहर अगर किसी को बुरा लगे, तो मैं ये अपने आप को भी इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि मैं भी जॉब करती हूँ, मैं भी बाहर हूँ, वर्किंग वूमेन हूँ, तो मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ कि कहा यह जाता है कि अगर औरत घर से बाहर गई और जॉब कर रही है तो बस ठीक है, इसको तो अब गलत ही समझ लो। ये बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने बात सुनी कि जो बाहर निकलती है औरत, फिर उसको हिम्मत करनी चाहिए ना, हर बात को फेस करना चाहिए। जब वो बाहर निकल गई तो फिर वो घरेलू औरत थोड़ी हुई है, वो घर वाली थोड़ी हुई है, फिर उसको तो सारी चीजें सुननी पड़ेगी, क्योंकि तुम पब्लिक प्रॉपर्टी है क्या कि आप कुछ भी बोलो तो वो सुनेगी। मतलब ये वाला माहौल क्रिएट हुआ हुआ है कि अगर लड़की ने दुपट्टा गले में लिया हुआ है और सर पे नहीं ओढ़ा हुआ, अबाया नहीं पहना हुआ, तो वो शरीफ नहीं है, और अगर उसने जीन्स पहन ली तो वो तो फिर बिल्कुल भी शरीफ नहीं है। ये वाली हम लोगों ने ना कपड़ों से, चीजों से और इन चीजों से शराफत और दूसरी चीजों को ना, हम लोगों का जहनी, हमारा जो मयार है वो ये है कपड़ों पे, दुपट्टों पे। औरत घर से अगर बाहर निकल गई है, वो जॉब कर रही है, चार लड़कों के साथ अगर वो काम कर रही है, तो बस वो ठीक तो है नहीं, वो तो बिल्कुल खराब है, क्योंकि चार आदमियों के साथ काम कर रही है। आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि कितनी हिम्मत वाली है वो, चार आदमियों के साथ एक औरत जॉब अपनी कर रही है, पता नहीं उसके पीछे कितनी जिम्मेदारियां हैं जो उसे ये करने पे मजबूर कर रही है। यकीनन आपने भी ऐसे लोग देखे होंगे जो इस तरह की देखते सोच रहते रखते हैं, औरतों हैं। के लिए ऐसी सोच देखें, रखते हैं। अब ये ना, आप ये मुझे बताएं, कोई खुशी से कोई लड़की या औरत निकलेगी काम करने? ऐसा कभी बिल्कुल नहीं भी नहीं। निकलेगी। अच्छा, उसके घर में अगर सारी ज़रूरत की चीज़ें उसको मैसर है, उसका हाँ। बिजली का बिल भी पे हो रहा है, उसके सारे माशाल्लाह घर के जो मामला सही चल रहे, वो कभी भी बाहर निकलेगी? नहीं। अच्छा, अगर मजबूरी में लड़की निकलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको गलत नज़रों से देखा जाए। हाँ। उसकी हेल्प करें, बिल्कुल। और अगर कोई मुखैर हजरात हैं तो वो कोशिश करें कि उसको बेटी समझ के उसको ये सोचें कि भाई आप उसकी कोई हेल्प कर दें, मगर किसी और को पता ना चले, मगर उसके अंदर कोई उनका ज़ाती मकसद नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए, जो कि अब बड़ा कम ही मुझे लगता है ऐसे चले, लोग मैं होते कह रहा होंगे। हूँ वो कम और ज़्यादा को तो छोड़ दें, हाँ। होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए। क्योंकि देखें, पहले ही सोचें कि ये आपकी बेटी हो सकती है, ये आपकी बहन हो सकती है, बिल्कुल। ये आपकी माँ हो सकती है। बिल्कुल। अगर ये जज्बा हम सब में पैदा हो जाए और उसको सिर्फ माँ, बहन, बेटी की नज़र से देखें, वो भी किसी की बेटी तो है। आज उसका, अगर उसका शोहर उसके साथ नहीं है, उसका तो उसके बेचारे बच्चे जो है ना वो यतीम हो गए, तो अगर अल्लाह ने किया है तो कोई दूसरा सहारा बना दें और बन जाए। और आपको अंदाज़ा नहीं है जो सहारा बनता है, मगर उसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल ना किया जाए। ना किया जाए। उसको सिर्फ बेटी की नज़र से देखा जाए और जाए ना उनके घर पर। आप उनकी मदद करना चाहते हैं, उनका कोई ऐसा जरिया देखें, मगर पहले तहकीकात कर लें कि कोई फ्रॉड नहीं है, बिल्कुल सही लोग हैं, उनकी मदद करें। घर पे जाएंगे, उसके अंदर पे शैतान पैदा हो जाता है, आप वो ना करें, क्योंकि वो फिर उसके अंदर जो है ना, अपने घर में भी इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं अपने घरों में। आप ऐसी मदद कर दें, किसी के ज़रिए उनको पहुंचा दें, असल मकसद आपका होना चाहिए कि उनकी मदद हो जाए। मदद। चलें, अब हम आते हैं वो जो अपनी जो वो ताजिर बरादरी जो है ना, हाँ, अच्छा, वो ये जितनी मैं एक चीज आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि किसी तरह की रेट किसी भी चीज पे बढ़ते हैं, कोई भी ऐसी चीज होती है, तो आया क्या हुकूमत साथ ताजिर को बिठा के उनको सारी चीजें डिस्कस करके फिर ये चीजें होती है, ना कि ताजिरों को पता नहीं होता और सारी चीजें होने के बाद उनको पता चलता है? क्योंकि कहते हैं ना, किसी भी मुल्क या शहर की रीढ़ की हड्डी होते हैं ताजिर। तो क्या जिस तरह से रेट बढ़ते हैं चीजों के, जिस तरह से पॉलिसी बनती है, जो बाद में सफर करना पड़ता है ताजिरों को, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो इन सारी चीजों में क्या ताजिर साथ बैठते हैं? क्या उनको ये सारी चीजें पता होती हैं? क्या वो एग्री करते हैं तब ये सारी चीजों पे काम होता है? ये किस तरह से सिस्टम होता है? थोड़ा सा अगर इस पे बात करें। आपने तो अपने सवाल में खुद ही जवाब भी बयान कर दिया। आप मुझे बताएं कि अगर कोई ताजिर को ये साथ बिठाएंगे तो क्या ताजिर इनको इजाज़त देगा कि ये काम करें? कभी नहीं देगा। अगर ताजिर इजाज़त नहीं देगा तो इसका मतलब इन्होंने खुद ही पॉलिसी बनाई। जो बाद में जो एहतजाज होता है, तो इसका मतलब ताजिरों की मर्जी शामिल नहीं है उसके अंदर। तो इनको जो मतलब हर मुल्क जो है ना अपने ताजिर को सपोर्ट करता है,
एग्रीकल्चर को उसकी सपोर्ट करता है, आपकी जो इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करता है, और फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है ना और रियल एस्टेट इंडस्ट्री तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि इनके साथ तो करोड़ों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। आपकी एक ज़रा सा गलत फैसला, उसके ऊपर जो टैक्स पे टैक्स जो आप लगा देते हैं, जिसकी वजह से आपका फॉरेन एक्सचेंज आना बंद हो जाता है, और जो आपका कारोबार चल रहा था वो बंद हो जाता है। अब उसके बाद बेरोजगारी पैदा हो जाएगी। आपको इसका आफ्टर इफेक्ट नहीं पता, मगर ये लोग समझते हैं कि आफ्टर इफेक्ट इसके आएंगे नहीं, आते हैं, उसको भी आपको ही फेस करना पड़ता है। मगर मैं समझता हूँ कि हुकूमत को हम जितनी भी लोग बुरा भला कह रहे होते हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा होता कि वो उनको बुरा भला कहते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं, तो हुक्मरानों को भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो भी अल्लाह की तरफ से मुंतखब होते हैं। अब अल्लाह ने अगर आपको इतनी बड़ी एक जिम्मेदारी दे दी है, तो आप सोचें कि आप अगर इस्लाम की बात करते हैं तो इसमें अगर आपके दौरे हुकूमत में कोई भी इंसान भूखा नहीं रहना चाहिए, आपकी गफलत से कोई मरना नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ें, प्लस एक चीज़ और कि जो मेडिकल में जो लोग बीमार हैं उनके पास पैसे नहीं है, अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो स्ट्रेचर पे इंसान को रखते हैं कि पहले पैसे लेकर आओ। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस किस्म का काम करें कि जो मजबूर हैं, परेशान हैं, उनके पास पैसे नहीं है, वो किसी तरीके से, अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ तो पुरसान हाल कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ जो प्राइवेट इदारे जो हैं, वो जो अच्छे जो पैसे वाले लोग हैं उनसे आप पैसे ले लेते हैं, तो कुछ पैसे उन पे भी खर्च करें। जो गरीब हजरात हैं जो आते हैं, उनके पास बीमार हैं, उनसे पैसों का मुतालबा ना करें। दुनिया में ये होता है कि पहले कोई आता है, लोग तो वहाँ से हेलीकॉप्टर की सर्विस देकर उनको पेशेंट को दूर से लेकर आते हैं अपने हॉस्पिटल में, फिर उसका इलाज करते हैं, उसका चाहे जितना ही बड़ा ऑपरेशन हो, जितना ही बड़ा इलाज हो, करने के बाद जब वो वापस सही होकर चला जाता है तो उसके घर पे बिल भेजते हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि भाई आप पे कर सकते हैं, कर दे, नहीं कर सकते तो फिर वो अपने चैरिटी के फंड से उसको क्लियर करते हैं। तो हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहां पे अवाम भी तो कोई अवाम होती होगी ना, आप थोड़ा सा अगर इस तरफ आए, हमारी अवाम भी आपको पता है ना माशाल्लाह कि अगर पे कर भी सकते होंगे तो कहेंगे नहीं हम नहीं कर सकते। यहाँ पे अवाम भी, आप देखें एक बात, अगर सारी चीजों को छोड़े, मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल अगर देना चाहूँ कि हम लोग अपने घर के दरवाजे को साफ कर देते हैं, पड़ोसी के घर के दरवाजे के आगे सारा कचरा रख देते हैं। हम ये क्यों नहीं सोचते कि मेरे घर का दरवाजा साफ लग रहा है पर मेरा एरिया तो गंदा लग रहा है ना। तो अवाम भी तो ऐसी है, वो जैसी अवाम है उनको वैसे फिर, हाँ। तो बस यही सिलसिला है। हम जब एक अपनी गली नहीं पूरी साफ रख सकते तो फिर अब आगे सोचे कि हम क्या कर सकते हैं। और अगर इस तरह का सिस्टम यहाँ पे बन जाता है ना, सिस्टम ना बनाए, हाँ, मगर कम तो से यहाँ कम पे आप यकीन करें दिवालिया निकल जाएगा ये जिस तरह की आवाम है। ये सिस्टम ना बनाए। हाँ। देखें, इंसान को सामने वाले के हुलिये से पता चल जाता है कि ये कितना ये पैसे अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता, या उनके साथ जो चैंपियन जो साथ साथ आते हैं अगर वो भी अगर थोड़े से तगड़े हैं तो फिर बोलो भाई पहले पैसे लाओ, या पहले नहीं लाओ, गारंटी दोगे पैसे दोगे। मगर मैं समझता हूँ जो स्ट्रेचर पे इस वक्त आया हुआ है ना, हाँ, उसको तो पहली फुर्सत में अभी पैसे की बात, चाहे वो पैसे वाला आदमी है या गरीब आदमी, उसको सबसे पहले आप उसकी जिंदगी सेव करें, बिल्कुल पहले, फिर उसके बाद आप बेशक उसको वहीं पे रखें, नहीं छोड़ें उसको, बोले नहीं पैसे लाओ। वो इधर ही रहोगे तो, और वो कोई हुआ सही वाला कि चलो 3 टाइम खाना तो मिल रहा है यहीं पे रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लेके आए, सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया, थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। कहीं ना जाएं, अब हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक से फिर वापस आते हैं।